तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत अच्छा होने वाला है। फर्स्ट मैरिजेस के बारे में पढ़ने वाले और मैरिजेस के अलग अलग डोमेन्स के बारे में पढ़ने वाले। तो द ग्रेट रीडेफिनेशन ऑफ मैरिज इन द मॉडर्न इंडिया। मैरिज ही की ऐसा लौता इंस्टीट्यूशन है जो एक टेक्टोनिकल शिफ्ट के में फंसा हुआ है, बिटवीन द ट्रेडिशन एंड द मॉडर्न इंडिया के बीच में फंसा हुआ है। तो मैरिज जो है वो एक मोर देन अ वाव है, कसम से बहुत ज़्यादा है। द पिलर ऑफ मैरिज जो है इंडियन सोसाइटी में वो एक कॉन्ट्रैक्चुअल प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो बहुत ज़्यादा है उससे। एक सोशल इंस्टीट्यूशन है जो कनेक्ट कर रहा है इंडिविजुअल्स को, फैमिलीज़ को, किनशिप नेटवर्क्स को, कम्युनिटी को। ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जो सोशल कंटिन्यूटी को इंश्योर करता है। आज के टाइम पे अगर मैरिज देखे तो वो सोशल लेजिटिमेशन क्रिएट करता है कि आप किसी भी चीज़ के सेक्सुअल रिलेशन, मतलब सेक्सुअल रिलेशंस को सैंक्शन करता है मैरिज। इकोनॉमिक रेगुलेशन होता है कि गवर्न करता है प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस कैसे होगा, क्रिएट करता है इकोनॉमिक कॉपरेशन कैसे होगा, वो सब मैरिज डिसाइड करता है। पेट्रियार्कल ऑर्डर है ऑफ कोर्स, असाइन एंड री इन्फोर्स ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स जो होते हैं, जैसे केयर गिवर और ब्रेड विनर का कंसेप्ट जो है मैरिज डिसाइड करता है। वहीं पर ही कास्ट रिप्रोडक्शन, कास्ट एंडोगमी का पर्सपेक्टिव जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बोला था कि मैरिज जो है उसको वापस से कास्ट को री कराता है। और स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी, किनशिप बेस्ड टाइज जो होता है इंश्योर करता है कि इंटरजेनरेशनल कंटिन्यूटी हो, ठीक है, कि आगे जाके एक स्पेसिफिक ऑर्डर हो, एक स्पेसिफिक रिलेशनशिप हो, और इसी चीज़ को चैलेंज करता है आपके लिविंग रिलेशनशिप जो होता है। मैरिज जो है वो एक कन्वेंशन नहीं है, वो एक स्पिरिचुअल फाउंडेशन है ह्यूमन सोसाइटी का, ऐसा डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने बोला था। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो शिफ्ट हो रहा है। इंडियन मैरिजेस जो है वो कोलैप्स नहीं हो रहे हैं, वो एक फंडामेंटल रीओरिएंटेशन हो रहा है, मतलब उनके वो अपने आप को रिनोवेट कर रहे हैं। पहले मैरिजेस जो थे वो कम्युनिटी बेस्ड मैरिजेस थे, जिसमें डिसीजन होता था कि भाई फैमिली कौन सी है, कास्ट कौन सा है, एल्डर हमारे डिसाइड करेंगे। अब इंडिविजुअल बेसिस पे हो रहा है, इंडिविजुअल वैल्यू या इंडिविजुअल चॉइसेस या पर्सनल कंपैटिबिलिटी पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। पहले मैरिजेस जो थे वो एक सीक्रेट ड्यूटी की तरह माना जाता था, जिसमें फैमिलियल ऑब्लिगेशन था, पर अब मैरिजेस चॉइस के ऊपर से हिसाब से होते हैं कि मैरिज इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड इमोशनल फुलफिलमेंट, कंपेनियनशिप, हैप्पीनेस देखा जाता है। पहले एक प्रमिनेंस मानता था कि मैरिज एक सीक्रेट चीज़ है जिसको डिसॉल्वेबल नहीं करना चाहिए। आज के टाइम पे वो नेगोशिएशन, एक हाइब्रिड इंस्टीट्यूशन है। फैमिली जो है वो रिश्ता लाती है, आखिरी में वेटो पावर जो होता है वो बंदे के हाथ में ही होता है। पर आज के टाइम पे भी डाइवोर्स जो है वो लीगली पॉसिबल है, पर सोशली स्टिग्मेटाइज किया जाता है, ठीक है। फोर फोर्सेस है जो रीशेप कर रहे हैं फाउंडेशन को। कौन कौन सी चीज़ें जो आपके पूरे मैरिज सिस्टम को चेंज कर रहा है, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ला रहा है, वो है आपका एजुकेशन। देखो जैसे जैसे एजुकेशन हो रहा है वैसे वैसे रैशनल थिंकिंग बढ़ रही है, जेंडर इक्वालिटी आ रहा है, क्वेश्चन करते हुए ट्रेडिशन को। जुडिशियल इंटरवेंशन हुआ है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उन्हें रिकॉग्नाइज किया कि भाई राइट टू चूज पार्टनर जो है वो आर्टिकल 21 का पार्ट है। एम्पावर्ड करते हैं इंडिविजुअल को अगेंस्ट ऑपरेसिव कस्टम्स के। अर्बनाइजेशन और माइग्रेशन भी एक सेकंड रीज़न है। जितनी ज़्यादा अर्बनाइजेशन हो रहा है उतना ज़्यादा अनॉर्मलिटी बढ़ता है, वहाँ जाके लोगों को अपने अपने फ्रीडम चॉइसेस बढ़ जाते हैं। कोई सोशल सर्विलेंस नहीं है कि भाई वैसे ही जीना है। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ऑफ वुमेन भी बढ़ता है कि भाई क्रिटिकल शिफ्ट हो रहा है पावर का। ये अलाउस करता है वुमेन को कि वो नेगोशिएट कर सकती है मैरिज में, पावर डायनामिक्स चेंज हो रहा है। और मीडिया एंड टेक्नोलॉजी सॉफ्ट सोशलाइजेशन करते रहते हैं कि भाई कैसा एक आइडियलिस्टिक फैमिली होना चाहिए, न्यूक्लियर फैमिली कैसी होनी चाहिए। और दूसरा टेक्नोलॉजी जैसे डेटिंग ऐप्स वगैरह जो है वो आपकी कल्चरल एंडोगमी या कास्ट एंडोगमी को ब्रेक डाउन कर रहे हैं। फिर आता है द इवॉल्विंग लैंडस्केप ऑफ इंडियन यूनियंस। सिंपल सी बात है, पहले जो मैरिज जो होता था वो हाइब्रिड मॉडल में अगर हम देखें तो अरेंज मैरिज होता था, ठीक है ना। पहले जो मैरिजेस होते थे, पर आज के टाइम पे चॉइसेस होते हैं। पर इंडिया में ऐसा नहीं है कि ट्रेडिशनल सिस्टम को फॉलो किया जा रहा है, एकदम अरेंज अरेंज अरेंज, या वेस्ट के जैसे एकदम चॉइस चॉइस चॉइस, नहीं। ये इंटेल मैंगल है दोनों चीज़ों का। ये एक हाइब्रिड मॉडल है जिसको अरेंज कम चॉइस मॉडल बोलते हैं। ट्रेडिशनली अरेंज मैरिजेस जो थे वो वैनिश नहीं हुए हैं, बट उन्होंने अपने आप को इवॉल्व कर लिया, जहाँ पर फैमिलीज फैसिलेट करती है, फैमिलीज बताती है, रिश्ते लेके आती है, पर आखिरी में वेटो पावर आपके पास में रहती है। इमर्जिंग फॉर्म्स ऑफ चैलेंजेस क्या है, द मोनोपोली ऑफ मैरिजेस। तो इमर्जिंग फॉर्म्स ऑफ चैलेंजेस, द मोनोपोली ऑफ मैरिज, इसमें चैलेंज क्या क्या आ रहा है मैरिजेस को लेके। सबसे पहले इंटरकास्ट और इंटरफेथ मैरिजेस हो रहा है। डायरेक्ट चैलेंज है कास्ट एंडोगमी को लेके, कम्युनिटी कंट्रोल को लेके। ये यूजली होता है अर्बनाइजेशन की वजह से। फिर होता है डिलेड मैरिजेस, वॉलंटरी सिंगलहुड, ये एजुकेशन की वजह से हो रहा है, करियर डेवलपमेंट की वजह से होता है। लिव इन रिलेशनशिप, अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट हो रहा है इंस्टीट्यूशनल ड्यूटी का, कि पहले सीक्रेट रिलेशनशिप मानते थे, कंसेंट अब हो रहा है कंसेंट बेस्ड और कंपेनियनशिप पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा, ठीक है। और राइजिंग डाइवोर्स।
तो मोनोपोली ऑफ मैरिज को चैलेंज करने वाले ये चार फैक्टर्स होते हैं, जिसमें राइजिंग डाइवोर्स भी है, जिसमें पहले सोशल फेलियर जैसा देखा जाता था, आज के टाइम पे भी स्टिग्मेटाइजेशन होता है, पर कम से कम आपके पास ऑप्शन है कि आप एक अब्यूसिव मैरिज से दूर जा सकते हो। लिविंग रिलेशनशिप एंड द लॉज रिस्पॉन्स क्या है? देखो, सोशल कंटेक्स्ट में ये है कि ये एक इंस्टीट्यूशन बेस्ड ड्यूटी से हम लोग इंडिविजुअलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। इंस्टीट्यूशन बेस्ड ड्यूटी मतलब जहाँ पर पहले फैमिली, सोसाइटी, कास्ट का कहना बहुत था, अब एक इंडिविजुअल की पर्सपेक्टिव ही डिटरमाइन करता है कि उसको कैसे रहना है लाइफ में। ये चैलेंज करता है कि मोरल इकोसिस्टम जो होता है, जहाँ फैमिली और कम्युनिटी ट्रेडिशनली रेगुलेट करते थे रिलेशनशिप को, उसको चेंज कर चुका है पूरे डोमेन को। जुडिशियल केसेस क्या है लिविंग रिलेशनशिप को लेके? देखो, एस खुशबू कान्यामल केस जो है, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली बोला था कि सोसाइटी जो है वो उधर लिविंग रिलेशनशिप भले सोसाइटी के लिए इमोरल हो सकता है, पर ये लीगली इलीगल नहीं है। ये इसके अंदर आर्टिकल 21 इसको प्रोटेक्ट कर रहा है। डी वेल्मी वर्सेस पटेचमल ने बोला था कि कोर्ट एस्टेब्लिश किया कि अगर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में अगर आप रह रहे हो तो वो एक मैरिज टाइप का ही होता है। तो ऐसा नहीं कि मैन जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इवेड कर जाए जस्ट बिकॉज वो इनफॉर्मल नेचर ऑफ रिलेशनशिप है। प्रोटेक्शन अंडर लॉ है, वुमेन के पास कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोटेक्शन है लिविंग रिलेशनशिप के अंदर, जैसे एक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है उसमें वो लागू होता है, मेंटेनेंस भी लागू होता है लिविंग रिलेशनशिप में, ताकि वल्नरेबल ना छोड़ सके। उत्तराखंड का यूनिफॉर्म सिविल कोड आपको याद रखना है, क्योंकि उसमें बहुत क्लियरली एक नया नॉर्म लाया है कि आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करना चाहिए लिविंग रिलेशनशिप का, जिसमें स्टेट अटेम्प्ट कर रहा है एज अ गार्जियन के तौर पे, पर ये गार्जियन कम सर्विलेंस ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, तो इसलिए प्राइवेसी वर्सेस प्रोटेक्शन का नॉर्म चल रहा था। तो अब ये हुआ कि डिबेट क्या है, रिकनसाइलिंग इंटीमेसी विद फ्रीडम। ठीक है ना? तो क्या क्या चीज़ है? आर्ग्यूमेंट है फेवर में रिकॉग्नाइजेशन ऑफ आपका फेवर में क्या है लिविंग रिलेशनशिप को लेके, और अगेंस्ट में कौन कौन है लिविंग रिलेशनशिप के। तो फेवर में क्या है कि भाई हम अडल्ट से हम चूज़ कर सकते हैं, आर्टिकल 21 हमें प्रोटेक्ट कर रहा है। जेंडर जस्टिस है कि भाई लीगल रिकॉग्नाइजेशन प्रोटेक्ट करता है कि वुमेन्स फ्रॉम अगर आप जेंडर जस्टिस भी हो रहा है कि भाई उन्हें रूल्स बना दिए, रेगुलेशन बना दिए कि भाई ऐसे ही वुमेन्स को छोड़ के नहीं जाया सकता, उनको एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे हैं। रिफ्लेक्सिव मॉडर्निटी है। ठीक है ना? एंथनी गिडन्स ने बोला था कि भाई लिविंग रिलेशनशिप जो है एक टाइप का प्योर रिलेशनशिप को ही दिखा रहा है, जहाँ पर म्यूचुअल कंसेप्ट है, इमोशनल स्टेबलाइजेशन है, ड्यूटी नहीं है, म्यूचुअल बेनिफिट है। प्रैग्मेटिज्म है, अलाउज फॉर कंपैटिबिलिटी चेक। भाई आप पहले से ही शादी के पहले एक बार चेक कर सकते हो कि आप पार्टनर के साथ कंपैटिबल हो कि नहीं हो। इसकी दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या है कि जो अगेंस्ट है सोशल रेजिस्टेंस जो है आपका लिविंग रिलेशनशिप के लिए, वो है कल्चरल एंड मोरल वैल्यूज। चैलेंज करता है आपके सीक्रेटनेस, शादी एक सीक्रेट होता है, फैमिली बाइंडिंग होता है, सोशली ऑब्जेक्टिव होता है, उस सब चीज़ों को चैलेंज करता है। इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी को चैलेंज करता है कि भाई अगर वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस हो जाएगा तो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज जो है वो खतरे में आ जाएगा। इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रन, हाँ ये है कि कंसर्न होता है कि जो सोशल स्टिग्मा अटैच होता था जो लिविंग रिलेशनशिप के से जो बच्चे पैदा होते हैं उनके साथ एक सोशल स्टिग्मा अटैच होता है, इनहेरिटेंस की प्रॉब्लम होती है, मेंटेनेंस की प्रॉब्लम होती है, पर वो सारी चीज़ें सॉल्व करने की कोशिश की गई है, पर अभी भी बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं है लॉज का। सोशल ऑर्डर, ट्रेडिशनल फैमिली सीन एज द फाउंडेशन ऑफ सोशल ऑर्डर, बट अगर आप चेंज ही कर दोगे तो वो डिस्टेबलाइज कर देगा पूरा का पूरा। अब हम लोग बात करते हैं सेम सेक्स मैरिजेस के ऊपर एंड द क्वेस्ट फॉर फुल सिटीजनशिप। सेम सेक्स मैरिजेस को कभी भी अभी डीक्रिमिनलाइज किया गया है, पर उन मैरिजेस को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, उनको फुल सिटीजनशिप नहीं, उनको मतलब ऐसा होता है कि द डिमांड जो है वो अराइज हुआ था राइट बेस्ड चैलेंज से टू द ट्रेडिशनल हेट्रोसेक्सुअल प्रोक्रिएटिव मॉडल ऑफ मैरिज। मैरिज जो होता था पहले हेट्रोसेक्सुअल, मतलब अभी भी होता है बहुत हद तक, मैरिज जो होता है वो हेट्रोसेक्सुअल होता है, प्रोक्रिएटिव मतलब रिप्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए होता है। तो इसमें नवजीत सिंह जौहर के वजह यूनियन ऑफ इंडिया में बहुत क्लियरली बोला कि भाई डीक्रिमिनलाइज कर दो होमोसेक्सुअलिटी को, आर्टिकल 377 को हटा दिया जाए। द कोर कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन यही था कि हम अपने पार्टनर को भी चूज़ नहीं कर सकते क्या? आर्टिकल 21 में तो ये आज़ादी दी गई थी, और जब नॉर्मल कपल्स चूज़ कर सकते तो हम क्यों नहीं? तो सेम सेक्स कपल्स ने आर्टिकल 14 का भी बोला था। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंड लिया कि भाई कोर्ट रिकॉग्नाइज करता है कि भाई क्वेयर इंडिविजुअल अपने पार्टनर्स को चूज़ कर सकते हैं, बट उनने कोई न्यू लीगल फ्रेमवर्क नहीं बनाया मैरिज को लेके, क्योंकि बोला कि ये डोमेन जो है ये लॉज बनाने का हम पार्लियामेंट का है, इसलिए कोई मैरिज सेम सेक्स मैरिज एक्ट नहीं आया है। प्रपोनेंट व्यू ये है कि एक्सक्लूजन फ्रॉम द मैरिज, देखो हमें मैरिज का हक नहीं देने का मतलब ये है कि हम लोग जो है वो सेकेंड क्लास सिटीजन बन के रह गए हैं। और उसके रीज़न से क्या हो रहा है कि मैंने ईयरफोन से कनेक्ट नहीं किए थे, सॉरी।
तो उसके रीज़न से क्या हो रहा है कि हम लोग को अगर सेकंड क्लास सिटीजनशिप को देखेंगे तो ये डिनाई कर रहा है कपल्स को बेसिक राइट्स, जैसे कपल्स एक दूसरे की इनहेरिटेंस में कुछ नहीं बोल सकते, अडॉप्शन में कुछ नहीं बोल सकते, मेडिकल कंसेंट में कुछ नहीं बोल सकते। तो अपोनेंट्स का व्यू क्या है इस चीज़ को लेके? अपोनेंट्स आर्ग्यू करते हैं कि अगर मैरिज एक सीक्रेट चीज़ है, प्रोक्रिएटिव इंस्टीट्यूशन के लिए है, कल्चरल रिलीजियस नॉर्म्स के लिए है, विदाउट सोशल अगर सोशल एक्सेप्टेंस नहीं होगा तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस और ज़्यादा क्रिएट होगा इस सब चीज़ों के लिए। तो हमें डाइवोर्स रेट के बारे में पढ़ना पड़ेगा, साइन ऑफ क्राइसिस और असर्शन ऑफ डिग्निटी। आपको दो चीज़ें देखनी चाहिए कि डाइवोर्स रेट जो बढ़ रहे हैं वो क्राइसिस है या यहाँ पर डिग्निटी को असर्ट किया जा रहा है। देखो इंडिया में डाइवोर्स रेट बढ़ रहा है पर ये ग्लोबली अभी बहुत कम है। ये इंडिकेट कर रहा है कि ब्रेकडाउन हो रहा है सोसाइटी का उसके सोशल नॉर्म से। इट सिग्नल कर रहा है कि मैरिज जो है वो एक्सपेक्ट करता था कि डिलीवर करेगा इमोशनल कंपेनियनशिप, इक्वालिटी, रिस्पेक्ट, पर वो अब सोशल ड्यूटी को फुलफिल नहीं कर रहा है। ठीक है, की ड्राइवर्स क्या है जिसकी वजह से तलाक हो रहा है? मेन जो है कि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस हो गया है वुमेन का, तो वुमेन जो है वो अब्यूसिव रिलेशनशिप में रहना नहीं चाहते। लीगल अवेयरनेस हो गया, उनको अपने राइट्स पता है, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट वगैरह ये सब पता है। फिर होता है अर्बन एनोनिमिटी, कि भाई आप शहरों में रहते हो तो शहरों में रहते हो तो उतना सर्वेलेंस नहीं होता, उतना प्रेशराइजेशन नहीं होता साथ में रहने का, अलग आराम से हो जाते हैं। ब्रेकडाउन ऑफ जॉइंट फैमिली हो गया तो भाई अब कोई मेडिएशन करने नहीं आएगा कि अगर आपके बीच में कोई वाद विवाद हो जाए तो। मल्टी फेसेटेड इम्पैक्ट क्या है वुमेन्स के लिए? क्या है, टूल ऑफ एम्पावरमेंट है, डिग्निटी को असर्ट कर सकते हैं, बट कैन ऑल्सो लीड टू इकोनॉमिक एंड इमोशनल वल्नरेबिलिटी। भाई अगर वो अगर सही से नहीं कमाते हो तो उनकी डे टू डे लाइफ में दिक्कत हो जाएगा। फॉर फैमिली के लिए क्या है कि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है अगर डाइवोर्स रेट बढ़ रहा है। सोसाइटी के लिए क्या है कि स्टिग्मेटाइजेशन करते हैं सोसाइटी, भले लीगलाइज करके क्यों नहीं रखा है। अदर साइड ऑफ क्या है, अदर साइड ऑफ चेंज क्या है? न्यू प्रेशर एंड परसिस्टेंट पेट्रियार्की है। पेट्रियार्की जो है आज के टाइम पे भी एग्जिस्ट कर रहा है पर उसने अपने अपने फॉर्म को चेंज कर दिया है। जैसे मैरिज जो है वो कमर्शलाइजेशन हो गया है। कैसे कि आज के टाइम पे सिर्फ फोकस किया जाता है इनकम के ऊपर, करियर के ऊपर, लाइफस्टाइल कंपैटिबिलिटी के ऊपर, जिसकी वजह से मैरिज का जो सीक्रेटनेस जो था वो कम हो गया और अब ये मार्केट ट्रांजेक्शन तरह से दिखता है। फ्रेजिलिटी ऑफ इंडिविजुअलिज्म को अगर आप ध्यान से देखोगे, पहले कम्युनिटी बेस्ड शादी होती थी पर आज के टाइम पे इंडिविजुअलिज्म इतना हो गया है कि कमिटमेंट, एडजस्टमेंट और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ध्यान ही नहीं दिया जाता। अगर आप इन सब क्वालिटीज़ पे ध्यान नहीं दोगे तो शादी लॉन्ग टर्म चलना बहुत मुश्किल है। ब्रेकडाउन ऑफ सपोर्ट सिस्टम में, पहले जॉइंट फैमिली जो था वो एक सपोर्ट सिस्टम के लिए काम करता था, जैसे एल्डरली केयर हुआ, चाइल्ड रियरिंग हुआ, पर आज के टाइम पे सबका सब बर्डन इंडिविजुअल्स के ऊपर ही करता है। फिर परसिस्टेंस ऑफ पेट्रियार्की है कि आज के टाइम पे भी मॉडर्न फैमिलीज़ या मॉडर्न मैरिजेस में आपको पेट्रियार्की दिखेगा कि वुमेन को घर के काम भी करने पड़ते हैं, बाहर के काम भी करने पड़ते हैं, तो अभी भी अनइक्वल डिविजन ऑफ लेबर है। फिर आता है वायलेंट सोशल बैकलैश। वायलेंट सोशल बैकलैश कैसे कि भाई इंक्रीज है, मतलब जितना भी हम कोशिश कर रहे हैं नए तरीके की चीज़ों को मानने के लिए, इंटरफेथ मैरिजेस, इंटरकास्ट मैरिजेस, सोसाइटी बहुत वायलेंटली रिस्पॉन्ड करती है। कभी कभी जैसे ऑनर किलिंग हो जाती है, सोशल बॉयकॉट हो जाता है। अगर हम केस स्टडीज़ की बात करें तो एक डिबेट चल रहा है कि मैरिज जो होना चाहिए वुमेन्स का उसका एज क्या होना चाहिए। तो पहले तो ये था कि प्रपोजल था कि 18 से 21 साल कर देना चाहिए वुमेन्स की एज। तो क्यों, इसके लिए फ़ायदा क्या क्या है, मतलब वुमेन्स की एज बढ़ाने से क्या क्या होगा? तो ये जया जेटली कमेटी ने बोला कि भाई हेल्थ एंड न्यूट्रिशन उनकी सही रहेगी, मैटरनल डेथ कम होगी और आपकी चाइल्ड मोर्टेलिटी भी कम रहेगी, अर्ली प्रेगनेंसी का खतरा कम रहता है। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, वो ज़्यादा पढ़ पाएंगी, ज़्यादा कमा पाएंगी, अपने आप को इंडिपेंडेंट कर पाएंगी। जेंडर इक्वलिटी कि भाई वुमेन्स भी इक्वल फुटिंग में खड़े हो पाएंगी। पर सोशलॉजिकल चैलेंज क्या है? लॉ वर्सेस रियलिटी ये है कि सोशलॉजिकली आप मतलब ये कि लॉ अकेले हर चीज़ नहीं कर सकता, सोशल एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए और डीप रूटेड कस्टम्स जो है ये सब चीज़ें करने नहीं दे रहे हैं। आप क्या कर रहे हो कि आप क्रिमिनलाइजेशन ऑफ फैमिली कर दे रहे हो या एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन पे फोकस करना चाहिए। मतलब फैमिली तो और ज़्यादा फोकस करेगी कि भाई एज बढ़ा रहा है उससे पहले शादी कर दो, नहीं, आपको एम्पावरमेंट ऑफ गर्ल्स पे ध्यान देना चाहिए। लैक ऑफ इन्फोर्समेंट ये है कि बहुत वीक मैकेनिज्म है, ये सब चीज़ें ग्राउंड लेवल पे मतलब इन्फोर्स ही नहीं हो पाती है। फिर आता था स्टेट एज अ नेगोशिएटर, लॉ इन अ प्लूरलिस्टिक सोसाइटी। देखो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ये है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक ओवर आर्चिंग प्रिंसिपल है जो शेप करता है मैरिज लॉ को। ठीक है, आर्टिकल 14, 15 जो है वो गारंटी करता है कि भाई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। आर्टिकल 21 बोलता है कि भाई अपने आप पार्टनर को चूज़ कर सकते हो, आपके लिबर्टी है। सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि आप अपने पार्टनर को चूज़ कर सकते हो, ये शेफिन जहान अशोकन केस जो था उससे। आर्टिकल 25 भी यही बोलता है कि आप अपने रिलीजन को प्रोपोगेट कर सकते हो, इंडिविजुअल रिलीजन राइट के बारे में बोलता है। पर जब भी कॉन्फ्लिक्ट होगा तो कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है कि भाई
हेल्थ को, मोरलिटी को वो नहीं करना चाहिए आपको। तो पर्सनल लॉस क्या क्या है? देखो, हमने बोला ना इंडिया एज ए प्लुरलिस्टिक सोसाइटी है, तो कैसे साबित होता है? देखो, हिंदू मैरिज एक्ट है, मुस्लिम पर्सनल लॉ है, स्पेशल मैरिज एक्ट है, प्रोटेक्टिव लेजिस्लेशन, इतने सारे एक्ट्स बनाए हैं हमने डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव को लेके। हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो ट्रीट करता है मैरिज को एज अ सेक्रेमेंट, कि भाई एक सीक्रेट चीज़ है, यहाँ डाइवोर्स नहीं होता है, पर इसको परमिट कर दिया गया है, पर परमिट डाइवोर्स, ठीक है ना। हाँ, मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है, शरीयत लॉ 1937 में बना था, ये मैरिज को एज अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट की तरह देखता है। इसमें बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्क्रूटनी हो सकती है, इसी के चलते तलाक बिद्दत को या ट्रिपल तलाक को हटाया गया था शायरा बानो केस में। स्पेशल मैरिज एक्ट जो आया था 1954 में आया था, ये एक सेक्युलर लॉ है इंटरकास्ट और इंटरफेथ मैरिजेस के लिए, पर इसका एक बैकड्रॉप ये है कि आपको इसमें 30 डे अर्ली नोटिस देना पड़ता है, जो एक तरह से कोर्जन फोर्स क्रिएट कर सकता है। प्रोटेक्टिव लेजिस्लेशन क्या है कि भाई प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट जो है नहीं होना चाहिए। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के लेके काम किया गया है। स्टेट इंटरवीन करता है टू प्रोटेक्ट द वल्नरेबल इंडिविजुअल विद इन द मैरिज एंड मैरिज लाइक रिलेशन, मतलब स्टेट बार बार इंटरवीन करता है कि भाई वल्नरेबल ग्रुप को बचाने के लिए। फिर ह्यूमनाइजिंग एन इंस्टीट्यूशन नॉट डिस्ट्रॉइंग इट। देखो, सबसे पहले ये है कि गोल ये नहीं है कि हमें शादियों से दूर जाना है, गोल ये है कि हमें रीडिफाइन करना है शादियों को। हमें कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को मानना है, डिग्निटी को, चॉइस को, इक्वालिटी को, मल्टी प्रोंग अप्रोच को फॉलो करना चाहिए। तो एम्पावरमेंट होना चाहिए को, मतलब फोर्स नहीं करना, फोर्स करा के शादी नहीं करना चाहिए, एम्पावरमेंट कराना चाहिए। भैया, गर्ल्स को स्ट्रेंथन करो, उनको एजुकेशन दो, उनको न्यूट्रिशन दो, उनको इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस दो, ताकि वो अपने मैरिज और करियर चॉइस सही से ले सके। कम्युनिटी अवेयरनेस दो भाई, डायलॉग बनाओ ताकि स्टिग्मा रिड्यूस हो डाइवोर्स को लेके, इंटरकास्ट मैरिजेस हो सके, इंटरफेथ मैरिजेस हो सके। आपको कास्ट एंडोगेमी से दूर जाना है, तभी तो होमोजेनिटी बढ़ेगी। इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, अब कितने भी अच्छे लॉज बना दो, अगर सोशल एक्सेप्टेंस नहीं है और आप उसको इन्फोर्स नहीं कर पा रहे, तो वो लॉज धरे की तरह रह जाएंगे। प्रोटेक्टिंग चॉइस ये है कि भाई स्ट्रेंथनिंग करो लीगल एंड सोशल मैकेनिज्म को, ताकि आप कपल्स को प्रोटेक्ट कर सको जो इंटरकास्ट और इंटरफेथ के होते हैं। मैरिज इन इंडिया जो है वो वीक नहीं हो रहा है, वो अपने आप को रीडिफाइन कर रहा है, स्लोली और अनइवनली, कभी कभी पेनफुली। ट्रेडिशनली हैज़ नॉट डिसअपियर्ड, मॉडर्निटी हैज़ नॉट फुल्ली अराइव्ड। भाई देखो, ट्रेडिशन जो है वो आज के टाइम पे ऐसा नहीं कि पूरा ही ट्रेडिशन वाइज चल रहे हैं हम लोग, नहीं, कुछ हद तक मॉडर्निटी आ गया, तो दोनों का हाइब्रिड वर्जन है। तो इंडियन मैरिजेस एक तरह से बिटवीन है, नेगोशिएट कर रहा है अभी, एक हाइब्रिड मॉडल है। सो आज के लिए इतना ही। हो सकता है वॉइस में एक प्रॉब्लम आई होगी कि मेरे ईयरफोन्स बीच में डेड हो गए थे, पर बाकी मैंने कोशिश करी कि आपको ये पूरा टॉपिक समझा सकूँ। थैंक यू सो मच।